आरएसएस दफ्तर पर 16 जून की रात हुई पेट्रोल बम से हमले की जांच में लगातार नए नए खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में कथित आईएसआई कनेक्शन और स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कई पहलुओं से पड़ताल कर रही हैं। इस बीच मामले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर आरोपी अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से आरएसएस दफ्तर के पास पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में दोनों टैक्सी से उतरते नजर आ रहे हैं, जबकि सैफ के हाथ में संदिग्ध सामग्री होने का दावा किया जा रहा है। उस समय टैक्सी के अंदर तीसरा आरोपी और चालक भी मौजूद था। वहीं दूसरा सीसीटीवी फुटेज रांची रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों आरोपी हमले से पहले दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, उनके दिखाई देने का। वहीं हमले के बाद की तस्वीरों में भी दोनों आरोपियों के ट्रेन में बैठे होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के दूसरे शहर जाने और अन्य संपर्कों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और कथित स्लीपर सेल के साथ ही अन्य कड़ियों की गहन जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, आरएसएस ऑफिस पर हमले मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें दो आरोपी पहले से ही नजर आ रहे थे जो सीसीटीवी आया था। अब एक और आरोपी के कैब में बैठे होने की तस्वीर भी सामने आई है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से भी इनकी तस्वीर अब सामने आ गई है। कथित तौर पर स्लीपर सेल से भी इनका कनेक्शन था और हर एक पहलू पर जांच एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। हर एक चीज की पड़ताल हो रही है और पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव। जो रांची आरएसएस ऑफिस पर हमला हुआ था उसके आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे और ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। संवाददाता ओम प्रकाश इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या क्या अपडेट आया है इस मामले में? जी बिल्कुल, जो आरोपी थे उन्होंने हमले वाली रात रांची के एक होटल में, जो कि कांटा टोली चौक पर स्थित है, उस होटल के कमरे नंबर 202 को बुक किया था। तीनों आरोपी जो है उसी होटल के कमरे में रुके थे और वहीं पर जो पेट्रोल बम है उसे तैयार किया गया था। जाहिर तौर पर इसके लिए जो बॉटल थे, वो अगर बात की जाए तो चाउमीन दुकान के जो सॉस के बॉटल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर पेट्रोल जो है उसमें भराई गई थी और लट्टू में जिस रस्सी का इस्तेमाल होता है उस रस्सी के जरिए वो पलीता जो है वो बनाया गया था कि जो कि पेट्रोल बम में इस्तेमाल हुआ था। ये तमाम चीज़ें जो और जो बातें हैं ये जो आतंकी हैं उनके बयान में भी सामने आए हैं। तो वहीं इसका जो लिंकअप है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो कि भट्टी, जो कि पाकिस्तान में इनका हैंडलर था, वो लगातार इन्हें कहा जाए तो मोटिवेट भी कर रहा था और पैसे भी उसके द्वारा शुरुआती दौर में 10,000 रुपए जो है वो दिए गए थे ताकि ये पैसे का ट्रांसफर और ये जो बातचीत है ये किस तरीके से हो रही थी? इसका जरिया क्या था? क्या व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हो रही थी? कैसे खुलासा हुआ इसका? जी बिल्कुल, जो अमन अंसारी है उसी के पास जो मोबाइल नंबर था, उसी मोबाइल नंबर के सहारे जो पाकिस्तान में बैठा भट्टी, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था, वो उसी व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों से बात कर रहा था। वो उसी मोबाइल के जरिए उसने के द्वारा वीडियो भी भेजे गए थे कि किस तरह से उसे जो पेट्रोल बम है वो कैसे बनाना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उसी नंबर से दी गई थी। दूसरी तरफ जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो स्कैनर है, क्यूआर कोड, एक मोबाइल दुकान के नाम पर जो क्यूआर कोड था उसी के जरिए यूपीआई जो है वो किया गया था। 5,000 रुपए उसमें किए गए थे, जबकि सैफ अंसारी के भी जो यूपीआई नंबर पर जो है 5,000 रुपए भेजे गए थे। तो कुल 10,000 रुपए जो है इन लोगों को भेजे गए थे। वहीं इन्हें अमृतसर जाने को कहा गया था जहां से हथियार इन्हें लेना था। हालांकि उस वक्त हथियार नहीं मिल पाया, जिस वजह से यहां पर एक बड़ी घटना नहीं हो पाई। इत्तफाकन अगर बात की जाए तो इन्हें हथियार नहीं मिला था, जिस वजह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल जो है वो आरएसएस कार्यालय में किया गया और ये कहा गया कि वो जो है वो पेट्रोल बम के सहारे आरएसएस कार्यालय को जलाकर राख कर दे, इस तरह की बातें उनसे कही गई थी और इसके एवज में उन्हें वीडियो बनाकर भेजना था। और इसी वीडियो के सहारे अगर कहा जाए तो इन्हें दूसरा काम मिलना था, जो कि कानपुर
पहुंचकर लखनऊ में इन्हें अंजाम देना था। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने में न सिर्फ एटीएस बल्कि एनआईए भी अब जुट चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आरएसएस ऑफिस पर जो हमला हुआ था उस मामले में लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और इस मामले में अब स्लीपर सेल के कनेक्शन की भी बात सामने आई है। इसके अलावा आईएसआई जो पाकिस्तानी एजेंसी है उसके शामिल होने की भी बात कही जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले में अब तक क्या क्या हुआ है और कहां तक जांच एजेंसी की आंच पहुंची है। तो देखिए, 16 जून की रात रांची में पेट्रोल बम से हमला हुआ। आरएसएस ऑफिस पर सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी बम फेंकते हुए नजर आए। सॉस की बोतल को बनाया गया था हथियार और आरोपियों ने हमले का इससे जो हमला किया है उसका वीडियो भी बनाया। किसी तीसरे को वीडियो भेजने की भी बात निकल करके सामने आई है जांच में। घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से अब जांच शुरू कर दी है। हर एक पहलू की जांच की जा रही है। 18 जून को हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तीनों आरोपी के नाम भी जान लीजिए। अमन अंसारी, सैफ अंसारी सहित 3 को गिरफ्तार किया गया और हमले के पीछे आतंकी साजिश का खुलासा भी अब इस मामले में किया गया है। पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ इस हमले में होने की बात भी जांच एजेंसी की तरफ से कही जा रही है और कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिनसे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टैक्सी में स्टेशन से लेकर आरएसएस दफ्तर तक ये आरोपी जाते हुए और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में स्लीपर सेल से ये आरोपी मिले थे, ये भी खुलासा हुआ है। 2 महीने से इस पूरे हमले की प्लानिंग चल रही थी। 20 जून को सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्लीपर सेल से 1.5 लाख में यह डील हुई थी जो आरएसएस कार्यालय पर हमला किया गया उसे लेकर के। तो लगातार इस मामले में जांच की जा रही है और वहीं आरएसएस मुख्यालय हमले के कथित आतंकी नेटवर्क को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के कुछ इलाके के तार पहले भी आतंकी मामलों से जुड़े रहे हैं। सीपी सिंह ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करनी चाहिए। कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो सिर्फ एक ही समुदाय का नाम आता है और कोई लश्कर तैयबा से जुड़ता है, कोई जैश मोहम्मद से जुड़ता है, तो तरह तरह के जो मॉडल हैं उससे जुड़ते हैं। और मेरा साफ मानना है कि मदरसा के अंदर आतंकी कैसे बनना है, आतंकवादी बनने का पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। आरएसएस मुख्यालय हमले के कथित आतंकी नेटवर्क को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है और प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। तथ्य सबूत मिल रहे हैं और वो भेदन किया किसने? रांची पुलिस ने। धन्यवाद के पात्र हैं रांची पुलिस की पूरी टीम। लेकिन एक बार भी विरोधी दल के लोगों ने प्रशंसा नहीं की होगी। अंतर है पुलिसिंग में। और जो भी दोषी होंगे पूरी नेटवर्क का उद्भेदन होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई पर हमला किया गया है। चाकू भुजाली से जानलेवा हमला किया गया है। हमले में जमेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुकान से लौटते समय अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर धनबाद के निजी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान और तलाश की जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक के भाई पर जानलेवा हमला किया, बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। चाकू और भुजाली से जानलेवा हमला हुआ है। चलिए अगली खबर देवघर से आपको बताते हैं। देवघर सदर अस्पताल के एक बार फिर से गंभीर लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है।
बैद्यनाथपुर निवासी टुम्पा देवी अपने सड़क हादसे में घायल बेटे का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि ड्रेसिंग रूम में पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर मोबाइल को सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया गया। वहीं घायल युवक को एक्सपायरी सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन दिए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वो जब इन लोग को लाया ना, तब फिर मेरा जो इसका जो दोस्त है वो पैसा फिर वो क्या बोला, देखिए मैडम मेरा पास पैसा है नहीं है, एक काम कीजिए मेरा मोबाइल भी ले लिया, मतलब नाइट में जो था वो लिया, तब जाकर के पैसा दिया, तब जाकर के वो मोबाइल दिया। एक तो बिना पैसा बगैर मतलब यहाँ तो पेशेंट को मैंने छूने नहीं चाहते। तो देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष दुबे जुड़ गए हैं। मनीष, ये किस तरीके की दादागिरी है? पहले तो सदर अस्पताल में पैसे मांगे जा रहे हैं, फिर मोबाइल भी उसका ले लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है देवघर सदर अस्पताल का जहां पर पैसे को लेकर लेन देन की बात कही गई है, और ये कई दफा हो चुका है। लेकिन इस ताजा मामले में जो है कहा गया है कि मोबाइल को जो है वो गिरवी के तौर पर रखा गया है कि जब तक आप पैसे लाकर नहीं देंगे तब तक जो है आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावे उसी मरीज का जो है जब इलाज किया जाता है और उसे जो है सलाइन के रूप में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एक्सपायरी रहता है। हालांकि जो है उस पर परिजन के द्वारा काफी बवाल काटा गया और अस्पताल प्रबंधक को इसकी सूचना दी गई। अस्पताल प्रबंधक ने इस गलती को माना है और बताया है कि अगली बार जो है ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ये गलती से किसी की भी जान जा सकती है, जान के साथ सीधे खिलवाड़ है ये। जी, सिविल सर्जन का कोई बयान आया है? अभी सिविल सर्जन कुछ भी इस पे कहने के लिए बच रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधक ने बताया है कि पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच की जाएगी। स्टॉक जो है दवाइयों का स्टॉक है उसको भी एक बार फिर से जांच किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला है, अब देखना है कि कार्रवाई कब तक होती है। और गुमला से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पालकोट में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार और हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में दूल्हे के पिता की मौत हो गई है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूल्हे के पिता समेत 5 लोग इस कार में सवार थे। नींद आने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। पालकोट थाना क्षेत्र के पास की घटना है, जहां एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। और धनबाद से बड़ी खबर है। जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बरोरा थाना क्षेत्र में फैली सनसनी। इस मामले से शताब्दी परियोजना मार्ग के पास ये शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। शव का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया है। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पहचान छिपाने के लिए उस शव का चेहरा कुचलने की आशंका भी जताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया गांधी नगर में रहने वाली महिला का शव बरामद हुआ है। ये महिला किराए के एक मकान में रहती थी, जिसका शव पुलिस ने कमरे के अंदर से बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की है। महिला का पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मम्मी उठी थी, गई रूम का भाड़ा लगल है, लाइट चालू था तो बोलने गए कि लाइट बंद करो, डेली वही करती है। तो वही बच्ची रूम में रो रही थी, मम्मी आई कहे रो रही है। तो हम सोए हुए थे, हमको बोली कि आओ अभी मार दिया। हमसे किसको मारा? हमको लगा, पहले लगा उसका बेटी को मार दिया, ठीक है। लास्ट टाइम बोला कि मम्मी को ही मार दिया। बच्चिया हमको सब बोली कि पापा आया था रात को, पूरा मारपीट किया, उसको मार के भाग गया। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र के किनबीरा गांव में एक भतीजे ने अपनी चाची की गला रेतकर हत्या कर दी है। हत्या करने की कोशिश की है। पीड़ित महिला मीना देवी पीडीएस डीलर का काम करती थी। उनका भतीजा परिवार का राशन कार्ड से नाम हटाए जाने से नाराज था। कल रात आरोपी युवक वीना देवी के घर पहुंचा और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित महिला घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर युवक फरार हो गया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। और धनबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कृषि बाजार कर्मी के घर पर बमबाजी हमले में घर का मेन गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। इसके बाद से घर के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। बमबाजी में हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। रामकनाली ओपी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
खाना वाना खा के सोए। उसके बाद 12 बजे रात को अचानक जोरदार आवाज़ हुई। उसके बाद पूरा सा धुआं उठने लगा। जाकर बाहर देखते कोई नहीं। प्लास्टिक का डब्बा जैसा था कुछ और ब्लास्ट हुआ, दरवाज़ा पूरा टूट गया। और अगली खबर गुमला से है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाईवा की टक्कर से प्राचीन देवी मंडप ध्वस्त हो गया है। रांची गुमला मार्ग पर देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। हाईवा ने रेडवा स्थित देवी मंडप में टक्कर मार दी। टक्कर से देवी मंडप पूरी तरीके से जमीन पर गिर गया। हाईवा का अगला हिस्सा भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना में ड्राइवर और खलासी भी घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। ड्राइवर को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। पूजा को लेकर अब ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। चलिए बात खूंटी की करेंगे, जहां तोरपा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांव के आसपास पहुंच रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हाथी कई घरों और किसानों के खेतों में लगी सब्जियों, फसलों और काफी सारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं और लिखा है कि साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने राज्य की खुशहाली और लोगों के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना की है। आज हम लोग शिरडी साईं बाबा के दरबार में और इनके बारे में हम कुछ कहें, बहुत कहा जाए कि बहुत हमारे लिए कठिन हो जाता है। लाखों लोगों का और ना जाने दुनिया में करोड़ों लोगों का जो श्रद्धा है, उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक हम भी हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी और भी तेज हो गई है। इरफान अंसारी ने आरजेडी और सीपीआईएमएल पर गठबंधन धर्म निभाने में विफल रहने और कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी पर निशाना साधा और कई सवाल उठाए हैं। तो वही बीजेपी ने भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो हार हम लोग हुई, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था और हेमंत सोरेन जी ने बहुत मदद किया। अलायंस को बना के रखा उन्होंने। उनके वोट हमें मिले, उनके 4 वोट मिले और 4 वोट अगर हम लोग ये दोनों वोट दे देता हम लोगों को तो फिर उनका प्लस हो जाता, हम लोग स्विप कर जाते, हम लोग जीत जाते। लेकिन जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। इरफान अंसारी क्या बोलेंगे? उनके बाप को, फुरकान अंसारी को हमारे आदरणीय नेता ने मंत्री बनाने का काम किया। उनकी औकात क्या, वो क्या बात करेंगे? वो तो जोकर टाइप में बात करते हैं। उनके बात में कोई दम है? कोई दम नहीं है। इसलिए बेतुकी बातें करना बंद करे। और मैं सलाह देता हूँ इरफान जी को, अलूल जलूल बातें मत करिए। न झारखंड है, सब जनता जानती है। झारखंड के लोगों में बिकाऊ नहीं है। जो उनका आकलन है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, झारखंड के 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अहंकार ही उनका हार का मुख्य कारण। और पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और फिलहाल